नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। संघ प्रमुख मोहन भागवत वैसे तो समय-समय पर कुछ-कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जो मीडिया के हाथ लग जाते हैं और फिर मीडिया अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करता है, उनकी विश्लेषण करता है, जिसकी जिसमें सध जाए ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है। यानी जो मोदी विरोधी हैं वो अपने हिसाब से उसको ले उड़ते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। जो मोदी के शुभचिंतक हैं, उनको एक अलग तरह की चिंता सी होने लगती है और उनको लगता है कि घर परिवार के भीतर से ऐसी आवाज़ कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो सामने नहीं ही आनी चाहिए। दूसरे ये बात भी चर्चा का विषय रही है कि मोहन भागवत साहब जब बयान देते हैं इस तरह का कोई सार्वजनिक मंच से, तो कई बार उनको टाइमिंग का ख्याल नहीं रहता है कि किस टाइम पर वो ये बात कह रहे हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो आरक्षण वाला बयान उनका, उसने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया था और उसको फिर अ, संतुलित करने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़े थे। इस बार जो उनका बयान है, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा गया है या संकेत संदेश दिया गया है। कुछ लोगों का कुछ और इस बयान के बारे में परसेप्शन है, धारणा है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, प्रयागराज से, और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि संघ प्रमुख साहब ने ये बयान क्यों दिया है, किसके लिए दिया है और इसका मकसद क्या है। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो अनुपम जी, क्या है इस बयान का मतलब क्या है? ये पहले मैं ज़रा दर्शकों को दिखा भी दूँ कि ये बयान में उन्होंने कहा क्या है। मोरोपंत पिंगले जी 75 साल के हो गए। उस वक़्त हम सब लोग वृंदावन में बैठक में थे और अखिल भारतीय कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे। समापन के पूर्व शेषाद्री जी ने कहा कि आज हमारे मोरोपंत जी के 75 पूर्ण हुए हैं और इसके लिए उन्हें शॉल दे रहे हैं। उन्होंने शॉल पहना दी, फिर उन्हें बोलने के लिए आग्रह किया। उनके बोलने से पहले ही कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हंसी रहती थी। वे कहते थे, मेरी मुश्किल ये है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसने लगते हैं। मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने से पहले हंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं जब मर जाऊंगा तो लोग पहले पत्थर मारकर देखेंगे कि मैं सचमुच मर गया। फिर उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पर आपने सम्मान किया, लेकिन इसका अर्थ मैं जानता हूं। 75 वर्ष की शॉल जब ओढ़ाई जाती है तब इसका अर्थ वह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हो जाओ, हमें करने दो। उनके गौरव के लिए मन में भाव लेकर सब किया था, पर उस गौरव से खुद का लगाव ना रहे, इस बारे में वे सावधानी बरतते थे। अनुपम जी, जी, आप म्यूट हैं शायद। देखिए साहब, ये मोहन भागवत साहब का जो बयान है, ये मोरोपंत पिंगले साहब के बयान का हवाला देके कर रहे हैं। पिंगले साहब जिस समय इमरजेंसी लगी थी तो आरएसएस के अनऑफिशियल सरसंघचालक कहलाते थे, और बल्कि ये तो राम जन्मभूमि आंदोलन के फील्ड मार्शल इनको लोगों ने तमगा दिया था। लेकिन मुझे मानना है कि अगर मोरोपंत पिंगले से कुछ सीखना ही है मोहन भागवत जी को, तो ये सीखना चाहिए कि मोरोपंत साहब मीडिया से कभी रूबरू नहीं होते थे। वो मीडिया से उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने मीडिया से बड़ी दूरी बनाकर रखी। दिस इज समथिंग जो कि मोहन भागवत साहब मोरोपंत जी से सीख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आगामी 11 सितंबर को मोहन भागवत जी 75 वर्ष की हो रहे हैं, और उसके एक हफ्ते बाद 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी एक 75 वर्ष के हो रहे हैं।
मोटी सी बात समझ लें कि ये संभव ही नहीं है कि आरएसएस का मुखिया मीडिया के हवाले से प्रधानमंत्री से कहे कि तुम पद छोड़ दो, ये संभव ही नहीं। लेकिन चूंकि मोहन भागवत जी की दो कमियां हैं, एक, उन्हें बोलना बहुत है। मैं लगातार आपकी शो पे कई बार इस बात को कह चुका हूं कि उन्हें हर मुद्दे पर बोलना है, और मैं बार बार उनको याद दिलाता हूं कि भाई आरएसएस के जो मुखिया होते थे वो बोलते नहीं थे, वो मीडिया से बात नहीं करते थे। ये सुदर्शन जी के टाइम से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, फिर अब तक यहाँ ऐसा आ गया। वो तो बात ही नहीं करते थे, मीडिया से उनका कोई मतलब ही नहीं था। फिर जब आपका स्वयं सेवक भारत का प्रधानमंत्री है तो आपको बोलने की आवश्यकता क्या है मीडिया से? भाई, आपका स्वयं सेवक इस समय भारत का प्रधानमंत्री है, इसके पहले अटल जी रह चुके हैं, आपका तो मिशन हो गया ना, तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें हर मुद्दे पे बोलना है। दूसरी बात, सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है, जो मैंने हमेशा कहा कि भाई बिहार के पहले, कभी किसी चुनाव के पहले आप कह देते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, तो किसी चुनाव के पहले आप कहते हैं संविधान बदल देंगे। तो आपको सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है, आप हमेशा इस तरह की बात कर देते हैं जो मामला गड़बड़ा जाता है। और दुर्भाग्य यह है कि इस सब बातों के चलते चलते आरएसएस और बीजेपी के बीच में, मतलब बीजेपी आरएसएस का ही तो पुत्र है, तो उस दोनों के बीच में स्थितियां यहां तक आ गई कि जेपी नड्डा ने बीच चुनाव में कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं, और उसका दोनों ने भोगा। मेरा ये मानना है कि सिर्फ भाजपा ही नहीं भोगती है, आरएसएस भी भोगती है। भाई, आज जो आपका इतना रोज कवरेज हो रहा है, जो कांग्रेस से कह रही है हमें सत्ता मिले हम आरएसएस को बैन कर देंगे, और कोई पहली बार बैन होगी, आपको 3 बार बैन किया जा चुका है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि पहली बार आप बैन होंगे। तो दोनों को ही नुकसान होता है। और लेकिन भाई, ये बोलने का उनको एक चस्का है मोहन भागवत जी को। अच्छा, सामान्य तौर पे ये भी देखें, उन्होंने कभी मीडिया से सीधे मुखातिब भी नहीं हुए, ऐसा भी नहीं कि सीधे मीडिया से बात कर रहे थे। अधिकतर करके वो अपने कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहे होते हैं, अपने स्वयंसेवकों से ही बात कर रहे होते हो, मीडिया उसको उठा के ले जाती है। अब इसको संजय राउत ने वगैरह सबने मुद्दा बना दिया कि तो मोदी को कह रहे हैं रिजाइन करने के लिए। मोदी को पहली फिर से बता रहा हूं, 11 सितंबर को स्वयं 75 वर्ष के हो रहे हैं वो, ही हिमसेल्फ इज टर्निंग 75। उसके एक हफ्ते बाद मोदी हो, तो मोदी से पहले तो मोहन भागवत हो रहे हैं ना, वो मोदी को नहीं कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, वो किसके संदर्भ में कह रहे हैं? वो अटल जी के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, वो मोरोपंत पिंगले के संदर्भ में कह रहे हैं। मोरोपंत पिंगले प्रधानमंत्री नहीं थे, मोरोपंत पिंगले सरसंघचालक होने की उनकी बात होती है। बाला साहब देवरस के बाद माना जा रहा था अगले सरसंघचालक यही होंगे, नहीं हुए, वो अलग बात है। मैंने भी बताया कि इमरजेंसी के दौरान अनऑफिशियल सरसंघचालक थे। तो वो जो इस 75 वर्ष की आयु की और जो कि सेवा करने की और सेवा से हटने की और दूसरों को मौका देने की बात कर रहे हैं, वो सरसंघचालक के हवाले से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के हवाले से नहीं कह रहे हैं ना। तो अटल जी तो बने ही कब प्रधानमंत्री थे? अटल जी तो मुझे लगता है कि वो 75 वर्ष की आयु के बाद प्रधानमंत्री बने ही थे। तो हाँ, और मनमोहन सिंह, मोरारजी भाई, नहीं, मनमोहन सिंह और मोरारजी भाई से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका एक स्वयंसेवक 75 वर्ष की आयु के बाद तो प्रधानमंत्री पद पे विराजमान हुआ था भाई। तो वो बात प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही जा रही, वो बात डेफिनेटली वो अपने लिए कर रहे हैं। और अगर मीडिया थोड़ा सा इसको देखे तो उसका ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट इस बात पे होना चाहिए कि इतनी बड़ी बात कह के मोहन भागवत जी 75 वर्ष की आयु के बाद अपने पद पे कैसे रहेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो अपने उत्तराधिकारी के बारे में क्लियर है। वैसे भी आरएसएस में तो 30-30 साल की प्लानिंग चलती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने उत्तराधिकार के बारे में क्लियर हैं, और हम आरएसएस में कोई बड़ा बदलाव देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा 2 बातें, एक, भागवत जी को सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ। अगर पहली बार होता ना तो मैं कह देता कि चलिए वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं, पर वो हर बार अनचाहे रूप से कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो पार्टी को, आरएसएस को, सबको भारी पड़ जाता है, सरकार को भारी पड़ जाता है। तो मतलब वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया इस मामले में, उनका एक पूरी रिपीट हिस्ट्री इस मामले में। तो मैं मान के कह सकता हूं कि भाई उनकी बातों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु जिस वरिष्ठ पद पे वो बैठे हैं, जिस वरिष्ठ दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन के वो मुखिया हैं, तो उनसे इतनी अपेक्षा तो करी ही जानी चाहिए कि वो इस बात को समझ सकें कि वो जो कह रहे हैं उसके कितने मायने निकलते हैं, और बात निकलेगी तो कितनी दूर तक जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में और खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ इस तरह के संकेत, संदेश दिए हैं पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर, कि भाई अगर आप 75 हो गए हैं या 75 के पार हो गए हैं, तो अब या तो आप राज्यपाल बन जाइए या आप जो है अपना दूसरे तरीके से सेवा करिए। ऐसे बहुत उम्र दराज
मेरे ख्याल से उनके मंत्रिमंडल में भी एक आदि निकलेगा कोई अगर हुआ तो इसलिए भी ये चीज उठ रही है। और मोदी जी के बारे में भी अब लोगों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया है, या मोदी जी से दुखी हो गए हैं कि यार ये आदमी हट ही नहीं रहा है, इस आदमी की लोकप्रियता ही कम नहीं हो रही है, तो हम लोगों के लिए कभी नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए ऐसा वातावरण बनाओ कि कुछ हो जाए शायद। भाई अभी तो मैंने देखा था केरल से उन्होंने 90 वर्ष की आयु में किसी को चुनाव लड़ाया था, मैं भूल गया उन साइंटिस्ट का नाम। तो अमित शाह इसको बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी गलतफहमी में मत रहना। और वैसे भी जिस जिस तरह की फुल टाइम पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी हैं, उनको रिटायर होते मैं तो नहीं देख रहा हूँ साहब, बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने जीवन में हर चुनाव स्पष्ट बहुमत के साथ जीता है, वो ऐसे चुनाव के बाद रिटायर होना चाहेंगे जिसमें उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अगर वो जाएंगे भी तो ही विल लाइक टू गो आउट विद अ बैंग, मतलब एक जीत कर वो जाने चाहेंगे। तो कम से कम 2029 का चुनाव तो मैं डेफिनेटली नरेंद्र मोदी के ही तत्वाधान में होता देख रहा हूँ। 75 वर्ष वाली आयु की जो बात आई वो भी इसलिए आई कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मैं आपको इसको मतलब फर्स्ट हैंड आपको बता रहा हूँ, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के नज़दीक के तमाम लोग मुझसे कई बार कहते थे, अरे साहब ये तो फेल हो जाएंगे, 3 महीने की बात है, 6 महीने की बात है, प्रधानमंत्री तो आडवाणी जी ही बनेंगे। आडवाणी जी ने खुद ऐसा कभी नहीं कहा। तो तमाम लोग ये भी कह रहे थे नहीं, ये जब ये भी नहीं बन पाएंगे, देखिए ये चला नहीं पाएंगे, दुनिया लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, उस समय तक गुजरात में नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा, आप तो जानते हैं, तीसरा सी तलवार टाइप के लोगों ने एक अभियान चला रखा था, उनको एकदम मुसलमानों का हत्यारा और क्या क्या घोषित कर रखा था। सोनिया गांधी की आपको बयान याद ही हैं, खून की दलाली, मौत का सौदागर। तो ये सब इस सब के चलते और इतना ज़्यादा कन्विंस थे कि मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहते थे कि कांग्रेस अधिवेशन में उनको चाय की दुकान दे देंगे, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भूल जाएं। वो ओवैसी का छोटा भाई कहता है कहाँ का मोदी, काहे का मोदी, ऐसे कैसे बन जाएगा वजीर आजम, हम देखेंगे। तो किसी को यकीन नहीं था। तो उसमें ये भी बात चल रही थी कि नहीं बनेंगे आडवाणी जी, ये भी बात चल रही थी कि भाई आडवाणी जी और मोदी जी में बात फंसी तो बन जाएंगे जोशी जी। अटल जी तक बहुत ही अस्वस्थ हो चुके थे। तो इस सब चीज़ों को चलते हुए सत्ता के समानांतर केंद्र ना रहें, पैरेलल सेंटर्स ऑफ पावर ना रहें, इसके लिए नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा आवश्यक था। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बड़े बड़े नेता थे, ये वो सब वो नेता थे जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने कभी कुर्सी बिछाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेता इतने नीचे से आता है, इतने नीचे से आता है कि पोस्टर चिपकाने और दरी बिछाने वाले लोग जाके मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो चूंकि उन्हें मालूम था कि ये नेताओं के सामने अभी उनका कद इतना नहीं है कि वो समानांतर सत्ता के केंद्र बनने से रोक पाएं, तो इसके चलते उन्होंने ये तमाम लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डालने की बात की और डाला भी, और उसी के साथ उनकी राजनीति खत्म भी हुई। अच्छा, उनकी उम्र भी हो गई थी, तो अब उसी को लोग अपना दौड़ाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। और वैसे भी मेरा मानना है कि अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर सिद्धांत का एक अपवाद होता है। तो फिलहाल आप नरेंद्र मोदी को अपवाद ही समझे, किसी को बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब दूसरे विषय पे चर्चा कर लेते हैं। आज सिद्धारमैया आए थे राहुल गांधी से टाइम मांगने के लिए, राहुल गांधी ने उनको टाइम दिया ही नहीं और बिना राहुल तो आज मिले उड़ीसा में है। ये कल वो आ गए थे संभवतः शाम को, और उन्होंने टाइमिंग जो है वो मांगा था, टाइम मिला नहीं। और कैमरों पर सिद्धारमैया ये कहते हुए निराश हताश दिखाई दिए कि मेरी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई। खरगे साहब से मिले हैं और वो कह रहे हैं कि नेतृत्व कीर्तन पर तो उनसे भी बात नहीं हुई। तो फिर आए किस लिए थे? और क्या कांग्रेस का जो ये हाई कमान है, ये राजीव गांधी वीरेंद्र पाटिल के साथ जो कुछ किया था उन्होंने हवाई अड्डे पर, उससे लेकर के और राहुल गांधी के रवैये में कहीं कोई बदलाव आप देख रहे हैं क्या? इनकी एरोगेंस जो है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। ये हाई कमान से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। मैं पिछले कई वर्षों से एक बात कह रहा हूं कि हाई कमांड ना हाई रह गया और कमांड में तो डेफिनेटली नहीं है, ना हाई बचा है और कमांड में तो डेफिनेटली नहीं है। पार्टी में अगर राहुल गांधी को घूम घूम कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को
शादी का घोड़ा, रेस का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा के बीच में विभाजित करना पड़े और सबको एक क्लासिफाई करने, तो उनको कोई सुनता नहीं। भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये दूसरी बार हो रहा है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में बात हुई थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे और 2.5 साल वो कौन टी सिंह देव हैं वो रहेंगे। बाद में भूपेश बघेल ने ठेंगा दिखा दिया, कह दिया साहब हम नहीं हटते, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। उसी तरह ये सिद्धारमैया भी यही काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कोई भी इनकी कोई बात ही नहीं सुनता है। जिस समय ये अडानी के ऊपर घनघोर प्रहार कर रहे थे, तो इधर ये रैली करके अडानी को गालियां दे रहे थे, उधर अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के तौर पे उनको राजस्थान में चीफ गेस्ट बना रखा था। इधर ये अडानी को गालियां दे रहे थे, उधर आपने देखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद रेवंत रेड्डी ने अडानी से पैसे ले लिए, वो बाद में इन्होंने लौटाने के लिए उनको मजबूर किया। तो पार्टी इनके कंट्रोल में तो कहीं से रह नहीं गई है, एक पैसा इनको कंट्रोल में नहीं है। और रही बात एरोगेंस की, तो काहे की एरोगेंस, कैसी एरोगेंस साहब। आप पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के लेके बिहार जाते हो और आपके सामने धक्के देके उनको उतार दिया जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते, आप कुछ नहीं कर पाते। मतलब मैं अपने मित्रों को लेकर सर आपके यहाँ आऊँ और अगर आप अपने फ्लैट से, अपने घर से मेरे मित्रों को आप धक्का देकर निकाल दें और मैं कुछ ना कर पाऊँ, तो कहाँ की एरोगेंस हो, कैसी एरोगेंस। तो ये तो आप देख रहे हैं कि इनको कैसे ट्रीट करता है लालू एंड फैमिली। पिछली बार इन्होंने पप्पू यादव को किस तरह आश्वासन देकर कांग्रेस ज्वाइन कराया और उसके बाद उसके लिए टिकट नहीं मैनेज कर पाए। टिकट तो बहुत दूर की बात थी, तेजस्वी यादव जाके वहां ये तक कह पाए कि अगर हमको नहीं वोट देना तो भाजपा को दे देना, पर पप्पू को हरा देना। वो अलग बात है कि पप्पू फिर भी जीत गए। तो आप कन्हैया कुमार को पहले चुनाव आपने बिहार से लड़ाया, लालू ने कहा हम इनको लड़ने नहीं देंगे, फिर उनको आपको ले जाके दिल्ली से लड़ाना पड़ा, हार वो दोनों जगह गए। कन्हैया कुमार ने रोजगार यात्रा बिहार में शुरू करी, 2 ही दिन में इतना बवाल करा दिया लालू ने कि आप छोड़ के भाग गए, आप यात्रा भी नहीं कर पाए। तो भाई सवाल ये है कि अगर आप अपने लग्गे भग्गों को, अपने दाहिने बायों को भी इज्जत नहीं दिला पा रहे हो, तो आप काहे के कहाँ के हाई और कहाँ के कमांड और कहाँ की एरोगेंस और कहाँ का घमंड, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी तो साहब अपने मियाँ मिट्ठू आप बनते। अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी को गाली बकने से ही आप बड़े हो जा रहे हैं, फिर तो मैं मानूंगा ट्विटर के छोटे छोटे हैंडल भी बहुत बड़े हैं, वो भी दिन रात यही काम करते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आखिर में अनुपम जी, थोड़ा महाराष्ट्र पर जरा नजर दौड़ाएं। महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? अभी सुनते हैं कि सदन चल रहा है, इसके बावजूद एकनाथ शिंदे आकर के अमित शाह से मिल रहे हैं। इससे पहले पूरा बवाल हम देख ही चुके हैं, वो हिंदी भाषियों को किस तरीके से वहां मारा पीटा गया, उनके वीडियो बनाए गए, उसको प्रचारित किया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और कई तरह की बातें थी। भाऊ तोरसेकर मेरे से जुड़े हुए थे, तो उनके अपने तर्क थे। लेकिन आपका नजरिया क्या है? महाराष्ट्र में चूंकि नगर निगम के बीएमसी के चुनाव आने जा रहे हैं, इसलिए ये सब किया जा रहा है, और इसका नफा नुकसान किसको क्या होगा? नहीं, चूंकि नगर बीएमसी के चुनाव वाली बात नहीं है, कुल मिलाकर वही बात है और कोई बात ही नहीं। राज ठाकरे का सुपड़ा साफ हो चुका है, उद्धव ठाकरे 20 सीट पे गिर गए हैं। बीएमसी, अच्छा भाई, बीएमसी का जो बजट है 74,000 करोड़ है, पिछले साल का बजट 74,000 करोड़। हमारे देश में कितने राज्य हैं जिनकी कुल जीडीपी नहीं? पूरे एशिया में किसी नगर निगम का, हाँ, किसी एशिया में। तो इतना भाई सारे पैसे वहीं से आ रहे हैं, सारी ताकत वहीं से आ रही है। और इस तरह देखें कि पिछले 30 साल से लगातार वो उद्धव गुट के कब्जे में है। पिछले 30 साल से वहां पे जो मेयर बन रहा है, 2.5 साल का मेयर बनता है, उद्धव गुट का बन रहा है। तो बीएमसी से ही इनकी ताकत बढ़ी थी, बीएमसी पे इनका 3 दशक का कब्जा है। तो बीएमसी को किसी, अच्छा पिछली बार क्या हुआ था, उद्धव गुट ने इसमें, तब उद्धव गुट कहाँ था, तब शिवसेना थी, तो 84 सीट जीती थी और 82 सीट भाजपा ने जीती थी, 2 ही सीट का अंतर था, तो कोई बहुत बड़ा अंतर भी नहीं था। तो अब उसमें उद्धव के ऊपर ये अस्तित्व का संकट है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और बताऊं, फिर वही कहते हैं कि वो एक शेर था ना, वो कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलिए। तो अभी दिल कहाँ मिला? आपको मैं सबूत दे रहा हूं, मैं किसी भी बात को हमेशा सबूत दे के बता रहा हूं। देखिए, आप जाए ट्विटर पे जाएं, उद्धव ठाकरे ने और शिवसेना ने जितने पोस्ट किए उसमें राज ठाकरे का ना नाम है ना फोटो है। एक 7 वाली फोटो छोड़ दें, और राज ठाकरे ने जितने पोस्ट किए उसमें ना उद्धव ठाकरे का नाम है ना वीडियो। उन्होंने अपनी अपनी बात कही, नाम तक नहीं लिया साहब एक दूसरे को।
ना शिवसेना ने लिया, ना राज ठाकरे ने लिया, ना उद्धव ठाकरे ने लिया, ना एमएनएस ने दिया। ये 4 हैंडल आप जाकर चेक करें। इन मतलब दोनों गुटों ने एक दूसरे का नाम तक नहीं लिया साहब, वीडियो तक नहीं लिया, कुछ नहीं लगाया। तो वही है कि साहब लेकिन चूंकि दोनों के अस्तित्व का संकट है, वो हमारी तरफ वो कहावत कहते हैं ना, ना तोको और ना मोको ठौर, यानी तुम्हारे पास कोई और भी नहीं, मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है, तो चलो ठीक है हाथ मिला लेते हैं। पर शून्य और शून्य मिलकर कभी 10 नहीं होते, आप इसको समझे ना। आज की तारीख में दोनों शून्य के आसपास टहल रहे हैं। दूसरी बात, जो रही सही कसर थी वो शिंदे गुट आपको खाए जा रहा है। और बल्कि इस बात में मैं फिर से लौटूंगा मोहन भागवत पे। मोहन जी भागवत के जिस बयान का बहुत जिक्र हो रहा है और जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो बयान अगर आप देखें तो बड़ा दिलचस्प है। उसमें वो लगातार मराठी बोल रहे हैं, लगातार हिंदी बोल रहे हैं। वो एक डायलॉग उनका मराठी है, फिर एक डायलॉग हिंदी करके वो बोल रहे हैं। वो भी इस हिसाब से भी अपना एक वो दे रहे हैं, जिसे कहना चाहिए एक सॉर्ट ऑफ एक मैसेज दे रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पास हो गया है और अभी आने वाले समय में तो आप इसी पर हंगामा देखेंगे। इसके सामने भाषा विवाद सब खत्म हो जाएगा। इसके सामने आपको ये ठाकरे बंधुओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी तो आप देखेंगे कांग्रेस और विपक्ष इस पर कितना हाहाकार करेगा, क्योंकि ये जो स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल आया है, ये अर्बन नक्सल को बाकायदा टारगेट करके लाया गया है। और इसके जो प्रोविजंस हैं, अभी तो इनको आप देखेंगे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में तो आप इस पर नजर रखेंगे। बिल्कुल सही है। और आपने कांग्रेस का जिक्र किया है तो मैं एक शशि थरूर का ये बयान है, इस पर जरूर आपकी टिप्पणी चाहूंगा चलते चलते। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जबरन नसबंदी अभियान चलाने का फैसला क्रूरता का उदाहरण बन गया। गरीब ग्रामीण इलाकों में टारगेट पूरा करने के लिए हिंसा और दबाव का सहारा लिया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में बेरहमी से झुग्गियां तोड़ी गई, हजारों लोग बेघर हो गए, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने अभी इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी पर भी एक पोस्ट की थी, उस पर बल्कि एक लेख लिखा है बाकायदा एक अखबार में। क्या देखिए, शशि जो थरूर इनका जो बयान है, ये केरल के स्थानीय रीजनल अखबार के लेख का हिस्सा है। बड़ी बात यह है कि इसके पहले जब उन्होंने इमरजेंसी की बात की थी, केवल इमरजेंसी की बात की थी, पर इस पर्टिकुलर लेख में, इस लेख में उन्होंने राहुल गांधी की दादी का और चाचा का नाम लिया है, बाकायदा नाम लेकर हमला किया है। तो ये तो मतलब जिसे कहना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा, भरत रेखा, शत्रुघ्न रेखा सब क्रॉस हो गई, आप समझ लीजिए। कोई रेखा बची ही नहीं है इसके बाद। तो लेकिन दिक्कत वही आ रही है कि साहब राहुल गांधी तो के लिए गले की हड्डी इसलिए बने हैं कि यदि वो उनको निकाल देते हैं तो स्वतंत्र एमपी हो जाएंगे, जहां चाहेंगे जाएंगे, और खुद से वो इस्तीफा देने वाले नहीं। अभी लंबा चौड़ा 4 साल का कार्यकाल बाकी है, अगर खुद से इस्तीफा दे देंगे तो उनकी सत्ता, उनकी लोकसभा सीट चली जाएगी। तो पार्टी में रहते हुए वो आपको लगातार निशाने पर ले रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह ये जहर पी पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने ये जो गवर्नर थे, क्या नाम है, सतपाल मलिक, उनको अपना टर्म पूरा करने दिया, जबकि वो कश्मीर से हटते ही मोदी को गाली देने लगे थे। नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी को बर्दाश्त किया, नरेंद्र मोदी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बर्दाश्त किया, नरेंद्र मोदी ने ये कौन सिन्हा, क्या नाम है, अरे जो वित्त मंत्री थे, कौन सिन्हा जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, यशवंत सिन्हा को बर्दाश्त किया। तो उन्होंने तो किसी को हटाया नहीं। तो उनके अंदर जितनी बर्दाश्त है, क्या राहुल गांधी में उतनी बर्दाश्त है? क्योंकि अब धीरे धीरे दाढ़ी में हाथ लगा दिया भाई। अब सीधे सीधे तुम्हारी दादी का नाम ले दिया, तुम्हारे चाचा का नाम ले दिया। अब अगला बयान तो सीधे सीधे राहुल गांधी या सोनिया गांधी पे ही हमला होगा ना। तो आप कब तक इनको बर्दाश्त कर पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यानी शशि थरूर बिल्कुल फैसला कर चुके हैं कि अब कांग्रेस में नहीं रहना है। लेकिन शशि थरूर की इसमें देखिए क्या गलती है भाई। उस आदमी का एक ही तो अपराध था ना कि उसने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भर दिया। आपको कठपुतली चाहिए था, चलिए कठपुतली, मान लिया आपको खड़गे के रूप में कठपुतली चाहिए था और आपने उसको जिता भी लिया। लेकिन कांग्रेस में इस तरह का अपराध माफ नहीं होता कि तुमने गांधी परिवार के इच्छा के खिलाफ, तुम्हें सपना भी क्यों आया, तुमने ख्वाब भी क्यों देखा। जितेंद्र प्रसाद का भी यही किया था इन्होंने। जितेंद्र प्रसाद हो ये, या वो सीताराम केसरी हो, या नरसिम्हा राव हो, जिनके शव को आपने सड़क पे बेइज्जत किया,
अरे कोई एक है तो वो तो आप शुरू करेंगे तो वो बोस से बात निकलेगी ना, मतलब सुभाष चंद्र बोस से बात निकलेगी और पटेल से बात निकलेगी और शास्त्री से बात निकलेगी और उससे फिर कामराज से बात निकलेगी, इंडिकेट सिंडिकेट से बात निकलेगी और कहां तक चली आएगी ना शशि थरूर तक। शशि थरूर कांग्रेस के इतिहास में 100 शशि थरूर मिलेंगे साहब। बिल्कुल। और अभी का कोई बहुत पुराना नहीं है, गुलाम नबी आजाद, उनको किस तरीके से बेइज्जत करके एक तरीके से बाहर ही निकाल दिया। मणिशंकर अय्यर को देखे ना, उनकी क्या अपराध था, वो तो दिन रात 24 घंटे बड़ा सा एक मक्खन का पैकेट लेके इन लोगों लगाते रहते थे, इनके लिए गालियां खाते रहते थे, इनके लिए मुकदमा झेलते रहते थे। उनको इस कदर नाराज कर दिया कि घूम घूम के कह रहे हैं कि राजीव गांधी हर क्लास में फेल हो जाते थे, तो आप हर कॉलेज में फेल हो जाते थे। तो आप, ये तो कमाल की बात है ना। सही। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और थैंक यू सर। कई विषयों पर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्कार।